नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। कल हमने लंबी बात की थी और ये बताया था कि जो अच्छी वोटिंग हुई है, जो बढ़िया वोटिंग हुई है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है बिहार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन आज उससे एक कदम आगे हम जाएंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे मैं आपका परिचय भी कराऊंगा। लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि महिला फैक्टर क्या है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर का फैक्टर क्या है, क्योंकि कई जगह से खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने बड़ी बड़ी स्टैब्लिश पार्टियों के अच्छे वोट काटे हैं। तो इसके बाद हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव के अंदर महिला प्रशांत किशोर के अलावा जो लाभार्थी हैं उनका क्या बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 1,51,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार डाले गए हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इस चुनाव के अंदर जो है वो वोट चोरी क्या एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कई सारी तस्वीर सामने आई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक इंसान ने दिल्ली में भी वोट किया और उसके बाद उसने पटना के अंदर या बिहार के अंदर भी वोट किया। इसके अलावा नीतीश कुमार का क्या भविष्य है, क्योंकि एकाएक नीतीश कुमार, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है वो अब पूरी तरह से हाशिए पर जा चुके हैं, शायद इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार को रिपीट भी ना किया जाए। ऐसे में क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गए हैं, इस पर भी बात होगी। मेरे साथ, मैंने कल आपको मिलाया था, ओम प्रकाश नारायण हैं, मेरे पूरे पुराने सहयोगी हैं। इनके साथ मैंने कई सारी रिपोर्टिंग की है। इसके अलावा मेरे साथ अफजल अमानुल्लाह खान साहब हैं। अफजल साहब जो है वो बिहार के होम सेक्रेटरी रहे हैं, लंबे समय तक होम सेक्रेटरी रहे हैं, और उनका दूसरा तारुफ ये है कि उनकी पत्नी परवीन अमानुल्लाह जो है वो नीतीश सरकार के अंदर मंत्री भी रही हैं। तो उनसे ज्यादा बिहार की राजनीति पे बड़ी पकड़ कोई नहीं रखता। तो सबसे पहले अफजल साहब, कल का बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज आपके हिसाब से क्या इंडिकेशन देता है? दीपक जी, बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज जो हम लोग का परंपरागत सोच रही है, जो 40 साल के एक्सपीरियंस में इलेक्शन हमने देखा है, बढ़ा हुआ अगर वोट जैसे कि इस बार हुआ है, 8% से ज्यादा वोट बढ़ गया है। ये दिखलाता है दैट परिवर्तन की ओर आपको संकेत स्पष्ट देता है। इसमें कोई ये नहीं है। ये परंपरागत हम लोग का नॉलेज है, माने ज्ञान है। लेकिन अब इस इस इलेक्शन में, इस चुनाव में सारा चीज अपने सर पैर पर उलट पुलट हो गया है, बिकॉज बहुत सारा फैक्टर्स हो गया है इस इलेक्शन में। तो लेकिन हम अभी तक ये मानते हैं कि ये बढ़ा हुआ परसेंटेज और इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये डेफिनेटली बदलाव का संकेत है। लेकिन किस जी, तरह का बदलाव? बदलाव तो है कि वही कि व्यवस्था का बदलाव होगा, सरकार का बदलाव होगा, एंटी इनकम्बेंसी, और जनरली जो सरकार है उसके खिलाफ जाएगा। मतलब जी, नीतीश कुमार के खिलाफ जाएगा, आपको ऐसा लगता है? ज्यादा हमको लगता है कि उनके पार्टनर के खिलाफ जाएगा, बिकॉज आपको एनडीए को एक नहीं मानना होगा। एनडीए को आपको दो भाग में करना होगा, एक तो बीजेपी, एक जेडीयू, और तीसरा जो फैक्टर है वो बाकी चिराग पासवान और मांझी जी वगैरह का है। और दो एनडीए दो भाग में है, और दोनों का अलग अलग है। सबके वोटर्स, नीतीश कुमार के वोटर्स तो डेफिनेटली, ये रिपोर्ट्स है कि कुछ कुछ क्षुब्ध है तो नीतीश कुमार को वोट दे करके दे में उन लोग शिफ्ट हो सकते हैं, और ये बहुत प्रबल संभावना है। और इस प्रबल संभावना के मद्देनजर मेरी समझ से नीतीश कुमार की सीट बीजेपी से ज्यादा हो सकती है। प्रबल संभावना है इसकी। तो नीतीश कुमार को आप दोनों एक 101 पे 101 पे लड़ रहे हैं दोनों, तो आपको क्या लगता है, क्या संभावना आपको दिखाई दे रही है? कितनी सीट ज्यादा हो सकती है नीतीश कुमार की बीजेपी से? और नीतीश कुमार दस को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो नीतीश कुमार को जो है वो लोगों ने साइडलाइन कर दिया था, ये कह दिया था कि शायद नीतीश कुमार तो इस बार जो है वो गद्दी पर बैठेंगे ही नहीं।
जो 1.5-2 साल से नीतीश कुमार को हम लोग देख रहे हैं, वो नीतीश कुमार हम लोग को वो पुराने नीतीश कुमार नहीं लगे। लगे कि नीतीश कुमार अपने होशो हवास में नहीं है, कुछ उल्टा सीधा हो जाता है उनसे, कुछ पब्लिकली भी थोड़ा सा अजीब उनका ये हो जाता है। तो लोगों को लगा कि अब नीतीश कुमार का दिन गया, लेकिन इलेक्शन आते आते नीतीश कुमार हमको लगता है कंट्रोल में वापस आ गए हैं। या तो उनकी तबीयत ठीक हो गई है या क्या है, या पहले वाला वो सिर्फ दिखावा था, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अभी कंट्रोल में लग रहे हैं, और अभी वो आ, आ, अपना कैंपेन वो थोड़ा सा अलग किए हुए हैं बीजेपी के कैंपेन से। उन्होंने कैंडिडेट्स भी देखिए बहुत सा काट काट कूट करके अपने लोगों को भरा है उसमें, और बहुत सारी सीट चिराग पासवान से ले लिया है, 5-6 सीट्स जो कि चिराग पासवान के खाते में जाने वाली थी, उसको लड़ करके ले लिया है। दूसरा जो है, जो हम गए भी थे बिहार में, तो लोगों को नीतीश कुमार के खिलाफ कोई रोष नहीं है, समझा। नीतीश कुमार के अगेंस्ट कोई वैसा, नीतीश कुमार को लोग टॉलरेट कर रहे हैं, ठीक से टॉलरेट कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार का कोई ऐसा ग्राफ गिरा नहीं है। लेकिन पार्टनर का ग्राफ बहुत गिर गया है उनके, और उनकी पूरी सरकार का ग्राफ गिर गया है। और लेकिन नीतीश कुमार पर्सनली अपने लेवल पर हैं। ये बड़ी विडंबना है, ये समझना बहुत मुश्किल है कि नीतीश कुमार का पर्सनालिटी जो कल्ट है, और उसके चाहने वाले हैं ईबीसीज एंड सम अदर पीपल, मुस्लिम्स भी काफी चाहने वाले हैं उनके, तो उनका ग्राफ गिरा नहीं है। अब वोट्स ट्रांसफर वाले में थोड़ा सा दिक्कत होगी जो आगे, बिकॉज बहुत सारा फैक्टर्स हो गया है वोट्स में। जैसे अब आप कहते हैं कि राजद का है ट्रेडिशनल वोट बैंक, MYNY लोग कहता है मुस्लिम यादव, कांग्रेस को कहता है कि वो दलितों का, सटना प्रकाश का, कुछ ईबीसी का भी है। और ये हुआ एक तरफ। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का ईबीसी का काफी काफी होल्ड है, बीजेपी में अपर कास्ट का होल्ड है। नया फैक्टर एक और MY आ गया है, जो आपको पता है, महिला और यूथ। तो 2 MY है, महिला और यूथ। महिला और यूथ पर महिलाओं को जो 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को जो 10,000 ट्रांसफर हुआ है, उसका इफेक्ट जितना समझा जा रहा था, जो शुरू में भी हम लोगों को लगा था कि ये गेम चेंजर होगा, वैसा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर घर में रात को इलेक्शन के पहले जो डिस्कशंस होता है लोगों में, उसमें वो महिला को समझ गई है कि सरकार बदलने पर ही मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगी, इसलिए 10,000 तो खा जाओ, 10,000 का कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा, लेकिन यस, मुस्लिम विमेन, मुस्लिम एंड ऑल विमेन अक्रॉस, वो स्टिल लार्ज नंबर्स में हमको लगता है वो वोट की हैं नीतीश कुमार को। बहुत बढ़िया। दीपक जी मैं रोकना चाहता हूं अभी। ठीक है, बोलिए ओम प्रकाश। मुझे लगता है अफजल साहब नजदीक में जाके भटक जा रहे हैं। वजह, अफजल साहब कह रहे हैं नीतीश कुमार फैक्टर हैं, नीतीश कुमार के नाम पे वोट मिल रहा है, नीतीश कुमार का इंप्रेशन खराब नहीं है, महिलाओं का ज्यादा आना प्रो नीतीश है, और जो एंटी कैम्बेंसी अगर थोड़ा सा है भी तो उनके हिसाब से, अफजल साहब के हिसाब से बीजेपी का है। इट्स नॉट फॉर नीतीश एंड जेडीयू। नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफर हो रहा है। नीतीश कुमार जिस तबके को आगे बढ़ाते थे और आगे बढ़ाते हैं, या जिस तबके की राजनीति करते हुए आगे आए, वो तबका अभी भी नीतीश कुमार के साथ है, और ये कई चुनाव में स्टैब्लिश हो चुका है, प्रूव्ड है। जैसे यादव, चाहे सरकार रहे न रहे, लालू प्रसाद यादव के कुनबे को वोट देती है, आरजेडी के साथ है। उसी तरीके से नीतीश कुमार का अपना वोट है जो नीतीश कुमार के साथ है। एक एंटी
जो MY फैक्टर का वोट है मुस्लिम यादव का, जो एंटी, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि 34% इजकल टू 66%, उसमें से हटा भी दे तो एक बड़ा फैक्टर एनडीए के साथ है। तो मुझे लगता है कि अफजल साहब की बातों को सुन के लगा कि अब वाकई 14 तारीख बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जो इनपुट मेरे पास है, मैं दशहरे से लेकर दीपावली के बीच में कम से कम 9 जिले में 100 स्पॉट्स पे रुक के, दीपक जी, रुक के और लोगों के साथ समय बिता के वापस आया हूं। और हर जगह पे मुझे ये फील किया, मैंने ये फील किया कि डिबेट इज विद मेल्स, डिबेट इज विद गाइज। यूथ डिबेट कर रहा है, महिलाओं के बीच में डिबेट नहीं है। वो वन साइडेड है और डिसाइडेड है। और जहां डिबेट है वो फिर दो तरफा डिबेट है। जैसे आपने कहा शुरू में कि जनसुराज ने वोट काटे पटना में, यस, अच्छे वोट काटे। दीघा विधानसभा में अच्छे वोट काट रहे हैं, जनसुराज ने अच्छा काटा है। कुमराट विधानसभा में अच्छा वोट काटा है, वोट काटा है। और वो वोट किसका काटा है? एनडीए का ही काटा है। इट्स अ फैक्ट। जो वोट आ रहे हैं वो उसी के आ रहे हैं, लेकिन डिसाइडिंग नहीं है। जो चुनाव देख के समझ में आ रहा है, जो ट्रेंड देख के समझ में आ रहा है, डिसाइडिंग नहीं है। दीपक जी, चुनाव अफजल साहब 79 से चुनाव करा रहे हैं, 79 से, मतलब नया पूरी यूथ उनके सामने का है। हमने आपने भी कम से कम 20 चुनाव कवर कर लिए। तो जो ट्रेंड है वो ऐसा है मेरी नजरों में। अफजल साहब, आपको क्या लगता है, महिला का वोट नीतीश कुमार के फेवर में गया है या नीतीश कुमार के खिलाफ गया है या एनडीए के खिलाफ गया है? मैं नीतीश कुमार नहीं बोलता हूं, एनडीए यहां पर बोलता हूं, क्योंकि वो गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, नीतीश कुमार अकेले नहीं है। महिलाओं का वोट तो एकदम मेजॉरिटी नीतीश कुमार को ही गया है, मेजॉरिटी हो गया गई ना है। बात, बस हो गई बात, बस। आप खुद मान रहे हो, फिर कह रहे हैं महागठबंधन स्विंग करेगा। क्यों? यूथ, इतना बड़ा यूथ है, इट इज कटिंग अक्रॉस ऑल कास्ट एंड कम्युनिटी। तो पीके जो पीके इज देयर टू कट देयर वोट्स, टू टेक अ शेयर। इतनी बेवकूफ नहीं है जनता, ओम प्रकाश जी। वो जो उसको हम लोग लार्जली ये कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को 3-4 सीट्स मिले, वोट भी उनको 3-4% मिल सकता है, लेकिन वोट यूथ का, अदर्स का सब एक तरफा गया है। तो अगर 1 लाख महिला आउट ऑफ 1.5 लाख वो वोट करती हैं ये एनडीए को, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अफजल साहब, आई एम आठ योर आठ एडमायर। परसेंट अफजल साहब, आई एम योर एडमायर। क्यों हूं मैं बताऊं आपको। 2009 का मुझे याद है लोकसभा चुनाव। दीपक सर, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूं। 2009 का लोकसभा चुनाव था। अफजल अमानुल्लाह जी बिहार के होम सेक्रेटरी थे। इन्होंने अपने रूम में बोर्ड में रिजल्ट के दिन सुबह सुबह टांग दिया कि साहब 40 में से इतना आरजेडी, इतना जेडीयू, इतना बीजेपी, एंड दैट वाज द फिगर विच कम इन द इवनिंग। जो रिजल्ट आया वही फिगर थे। 2010 का चुनाव उन्होंने देखा है कि बिहार में कैसे लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी। एंड मुझे 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 वाकई आश्चर्य हो रहा है कि जो आदमी ये कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट एनडीए को गया और यूथ बटा है, ही इज एग्री, वो क्यों कह रहे हैं कि महागठबंधन स्वीप करेगा? मतलब मुझे वाकई कैलकुलेशन ठीक है, समझ नहीं आ रही। मैं समझना चाहता हूं, ये समझ लेते हैं हम। आपके हिसाब से महागठबंधन के स्वीप करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या महागठबंधन जीत के निकल जाए, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, अमानुल्लाह साहब? एक तो महागठबंधन के पास करीब 28% वोट्स है, लगभग सॉलिड ही वोट्स हैं। मुस्लिम्स एंड यादव से करीब 28% है। यादव जो भटके हुए थे दूसरे पार्टीज में, वो सब उसके पास वापस आ गया है, वो सॉलिड हो गया है, सॉलिडिफाई कर गया है। उसके बाद से ये जो निकला है आपका ये उन लोग का अनाउंसमेंट जो हुआ है इसके लिए, नौकरियों के लिए, और हम कैसे करेंगे, और बाद में हम कैसे विमेन विमेन को कितना पैसा देंगे, ये सब करें, वो सब उसको काउंटर किया है बहुत सारा। जो नीतीश कुमार का था कि 10,000 और ये, लेकिन विमेन का आप अगर आंकड़ा लीजिए तो 1 लाख के करीब, 1.25 लाख के करीब विमेन में से 70% हमको लगता है कि नीतीश कुमार को जाएगी। आई डोंट नो वेदर दे विल वोट फॉर बीजेपी, इसमें बहुत हमको बहुत शक है वेदर मुस्लिम विमेन विल वोट फॉर बीजेपी, बिकॉज ये पोलराइज हो चुका है। थोड़ा सा दिक्कत है उसमें, बिकॉज अजीब अजीब तरीके की बात होती है इलेक्शन में।
पता नहीं क्यों पोलराइज इन लोग करते हैं। और दूसरे तरफ उसको प्रशांत किशोर को भी अब ये हो रहा है कि वो वोट काट रहा है, दोनों साइड का वोट काट रहा है, वैसी जो है सो एक साइड का वोट काट रहा है। इस तरह से ये कॉम्प्लिकेशन है। बट इफ यू लुक एट द टोटल फिगर्स दैट 28% से आरजेडी स्टार्ट कर रहा है, और व्हाट इज द एनडीए स्टार्टिंग विद 32%। ईबीसी आर नॉट विद देम टोटली एट ऑल। 12% एकदम नहीं, अपर कास्ट जो 12% है एकदम नहीं है। जो दलित है, कांग्रेस है उसके साथ, एक्सेप्ट प्रोबेबली पासवान, वो भी चिराग हमको नहीं लगता है कि कितना इस बार ले जाएगा। चिराग का ग्राफ डाउन हो गया है एकदम अच्छे से। मायावती जाकर के वहां एनडीए के लिए किशनगंज में कर रही है। मायावती का कुंभा कहाँ है किशनगंज में? मायावती का कुंभा इधर कैमूर वगैरह में है, बक्सर यूपी बॉर्डर पर है। उल्टी जगह पर जाकर उनका भतीजा जो है सो कह रहा है कि हम एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। दी Dalits are also divided in the sense that maybe पासवान में वोट और जितना मांझी का कोई खास फैक्टर हमको नहीं लगता है कि होने वाला है। तो ऑल दीज थिंग्स आर एडिंग ऑन स्लोली टू द महागठबंधन, एंड कांग्रेस हैज नाउ कम इन अ बिग वे। कांग्रेस के जो दोनों भाई बहन हैं, वो आप देखिएगा, वो तूफान तूफान बन गए हैं अभी। और उनका भाषण अगर आप सुनिएगा और उनका रिस्पांस देखिएगा, और एक नया फैक्टर है वो इकरा हसन जो भाषण दे रही है, उसके साथ तो सबसे ज्यादा क्राउड तो उसके पास जा रहा है जहां जहां वो जा रही है। तो एकदम माइक्रो लेवल पर आप देखिएगा हाउ हाउ इट इज गोइंग टू पैन आउट। फर्स्ट फेज में 121 सीट में डेफिनेटली मेजोरिटी महागठबंधन को है, और सेकेंड फेज में देखिए क्या होता है। अनलेस समथिंग हैपेंस इट विल, मेरे समझ से तो आ ही रहा है, नंबर्स के हिसाब से भी, लॉजिकली भी, और इससे क्या कहते हैं, जो सोच यूथ एंथुजियास्टिक है। अगर ओम प्रकाश जी आप घूमे हैं, यूथ आर एंथुजियास्टिक कि नौकरी मिलेगी, रोजगार मिले। आफ्टर ऑल ये इलेक्शन किस पर है? ये रोजगार पर है, भ्रष्टाचार पर है, वोट चोरी पर है, अपराध पर है और गरीबी पर है। यही इतना 4-5 इश्यूज है इस इलेक्शन में। तो बताइए। आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे ऑनलाइन कितना सीट मिलेगा तो 121 में से? किसको? आपके हिसाब से 121 में से महागठबंधन? महागठबंधन को जी, हाँ हाँ। महागठबंधन को 70 कितना मिलेगा और नीतीश कुमार को कितना मिलेगा? 70 ओह महागठबंधन माय, का है। बाकी बाकी 50-51 में आप जिसको जितना देना चाहिए, डेफिनेटली मेजोरिटी एनडीए ये जेडीयू की है। दीपक सर 14 तारीख को अफजल साहब के साथ दोबारा लाइव जुड़ना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जुड़ेंगे। 74 का आंकड़ा तो मैं लेके चल रहा हूं फॉर एनडीए। लिटरली दोबारा अफजल साहब के साथ जुड़ना पड़ेगा, और या तो पार्टी मैं दूंगा या अफजल साहब देंगे, आप दोनों जगह पार्टी करेंगे। चलिए, मैं दोनों जगह पार्टी करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आपको नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, नहीं। नहीं, एकदम नहीं। इवन अगर वो जंप कर जाए इस तरफ, आरजेडी के साथ मिल भी जाएंगे ना, तो उनको साइलेंट रहना होगा। आप एक चीज याद रखिएगा कि बिहार में ये सोशलिस्ट नेता जो पुराने इसके हैं, ये टॉलरेट नहीं करेंगे कोई अपर कास्ट का मुख्यमंत्री। ये मेरा स्पष्ट विचार है। और यस, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। अंतोगत्वा वो मिल जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका अब बेचारे का वो, हमको इतना दुख होता है उनको, कभी कभी वो सेंसर में नहीं लगते हैं। ये बहुत ही दुखद है हमको उनके लिए। ये इतना अच्छा सुलझा हुआ आदमी लास्ट में स्लिप कर गया, भ्रष्टाचार को छोड़ दिया एकदम बेलगाम। कुछ चंद ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस को कि जो दोनों हाथ से कमाना है कमाओ, और अपराध को छोड़ दिया। जो कि पहले जंगल राज बोलते थे, अब देखिए ना क्या हो रहा है। वो उस टाइम में वो 5 साल उनका शुरू वाला 5-6 साल ठीक था, लेकिन अब
अब तो अपराध से लोग त्रस्त है, लोग बोलेगा नहीं लेकिन वोट तो देगा महागठबंधन को कि एक बार तो ट्राई तो किया जाए, एक बार ट्राई तो किया जाए चेंज। और चेंज का दौर है सारे दुनिया में, सारे दुनिया में चेंज का दौर है, चाहे और उसमें इरिस्पेक्टिव इट्स अ वेरी सेकुलर चेंज। इसमें कोई ये नहीं है, इसमें कोई लीडर भी नहीं रहता है। आप देखिएगा लीडर कोई नहीं है, चाहे वो कहीं भी हो, हमारे आसपास के मुल्कों में भी लीडर नहीं होता है। अपने आप जनता जो है सो एक हवा बनाती है और आंधी बनाती है और फिर वो व्यवस्था पर अटैक करती है। मुस्लिम अच्छा, फैक्टर, मुंह कितने आपको अफजल खराब है। साहब क्या लगता है मुस्लिम फैक्टर कितना इम्पैक्ट करेगा, और क्या कोई मुसलमान वोट नीतीश कुमार को मिलेगा? भाई नीतीश कुमार को मुसलमान वोट मिलेगा भी तो 5-6% मिलेगा। 90% प्लस वोट्स तो महागठबंधन को जा ही जाएगा, उसमें हमको कोई शक नहीं लगता है। क्योंकि आप देखिए कि यूपी चीफ मिनिस्टर बोले थे ना कि बटोगे तो कटोगे, वो मुसलमान लोग के दिमाग में घुस गया है कि बटोगे तो कटोगे, ये उल्टा हो गया है। बटोगे तो इसका कटोगे। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हो गया, तो बटोगे तो कटोगे तो हो रहा है। इसलिए हमको नहीं लगता है 90% वोट जाएगा महागठबंधन, वहां वहां सेंध नहीं मारिएगा, मुसलमान में और यादव में सेंध नहीं मारा जाएगा। बाकी ईबीसी ड्रॉ हो जाएंगे, ईबीसी में शिफ्ट फ्रॉम नीतीश कुमार इफ दे फाइंड कि नीतीश कुमार इज नॉट गोइंग टू बिकम चीफ मिनिस्टर और उनके नेता के साथ गड़बड़ हो रहा है, तो ये सब शिफ्ट करेंगे। अब देखिएगा नीतीश कुमार को जो वोट्स मिलेगा वो उनके पार्टी के जो चलिए, आप अफजल साहब, पहले मैं दीपक जी से पूछता हूँ। दीपक जी, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि बिहार के चुनाव का ट्रेंड और अफजल साहब का जो एनालिसिस है क्या कहता है। नहीं, मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि अभी भी नीतीश कुमार फेवरेट है। नीतीश कुमार न केवल फेवरेट है, बल्कि जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें जो महिलाओं ने बड़ी संख्या में निकलकर वोट किया है वो नीतीश कुमार के फेवर में जाता है। और मेरा थोड़ा अफजल साहब से डिफरेंट मानना है। मेरा यह मानना है कि नीतीश कुमार अभी भी जो है वो फिर से मुख्यमंत्री बनने की रेस में आ चुके हैं। उनके ऊपर जितने पुराने आरोप लगे थे वो धुल चुके हैं, और नीतीश कुमार अभी भी जो है वो बिहार के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और मुझे अभी भी ये लगता है कि ये चुनाव एक तरफ नीतीश कुमार के आसपास घूम रहा है, और दूसरी तरफ मैं ये नहीं बोलता कि तेजस्वी के आसपास नहीं घूम रहा है, तेजस्वी के आसपास भी घूम रहा है, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी से बड़ा फैक्टर है, मुझे कम से कम यही दिखाई देता है। आपको क्या लगता है ओम प्रकाश? नहीं नहीं, मैं मतलब मोरलेस मैं आपके साथ एग्री हूं। और मुझे वाकई ताज्जुब लग रहा है कि जिस मतलब अफजल साहब का जो एनालिसिस है वो अब क्या कलर देगा। क्योंकि अगर ईबीसी टूट रहा है तो ये हम लोगों को दिख नहीं रहा है। इट्स इम्पॉसिबल कि नहीं दिखे। ये जरूर है कि दुलाचंद यादव मर्डर के बाद बिहार में यादव गोलबंद हुआ है। जो 2 4 5% टूटता भी वो गोलबंद हुआ है, वो ज्यादा एग्रेसिव हुआ है। लेकिन द सेम टाइम अगर यादव और मुस्लिम एग्रेसिव होगा दीपक जी, तो जो रिपरकेशन सोसाइटी में है बाकी वो जातियों की सामने गोलबंदी, दिखेगा। बाकी यस जातियों की। यस। जी। वो जो अफजल साहब कह रहे हैं जिसको ना हम कि बोले ईबीसी प्रो को लालू और नहीं एंटी बचा लालू पा रहे। वोट, यस जिसको हम बोले यस। प्रो तो लालू और एंटी जैसे लालू वो वोट, वो एकजुट होगा, एंटी लालू वोट कंसोलिडेट होगा। जी, जैसे वो एग्रेसिव होगा दूसरे विंग एग्रेसिव होंगे और नतीजा अलग होगा। अफजल साहब, आर यू नॉट एग्री? आप इसके साथ सहमत नहीं है? एग्रेसिव में देखिए भूमिहार लोग भी छिटपुटी वोट दे रहा है, छितरा रहा है। आप देखिएगा लालू जी के टाइम में भूमिहार को काफी फायदा हुआ है, ऐसा खूब नहीं हुआ है, है। खूब हुआ है, खूब डरा हुआ डरा है। के खूब फायदा दिया है। तो 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 फिर गोलबंद नहीं होगा, अपर कास्ट 12% गोलबंद नहीं होगा। और ईबीसी में तो बहुत बहुत है ना भाई, साहनी फैक्टर है, आपका गुप्ता फैक्टर है, कितने फैक्टर्स हैं। और वो मैसेज जा रहा है कि अब हम लोग ये हैं, हम लोग मैसेज इज गोइंग वेरी क्लियर एंड दिस मैसेज इज ट्रांसलेटिंग बैक इनटू द महागठबंधन। महागठबंधन में कांग्रेस भी है, याद रखिएगा। और कांग्रेस विल गेट, ट्रेडिशनल कांग्रेस वोट्स है, ब्राह्मण्स का है और भूमिहारों का भी है। राजपूत हैव ट्रेडिशनली वोटेड फॉर आरजेडी, देखिएगा रघुवंश बाबू और कौन बाबू सबका था उधर, जगता बाबू और ये सबका सबका।
तो ये सब ब्रेक है, टूट है हर जगह। मुझे अचानक से लेकिन क्यों लगने लगा है कि मैं महागठबंधन के नेता अफजल साहब से बात कर रहा हूं, मैं अपने पुराने आईएएस रिटायर्ड आईएएस अफजल साहब से नहीं बात कर रहा हूं। अफजल साहब को रिटायरमेंट के बाद ऑफर मिला था पार्लियामेंट का। अफजल साहब ने कहा कि हमको पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब क्योंकि घर बैठे हुए हैं 3 साल से, इसी में इंटरेस्ट है कि अपना बैठे आर्मचेयर पॉलिटिक्स करें, लेकिन जमीनी हकीकत भी जानते हैं, समझा। लेकिन पॉलिटिक्स में उस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है हमको। वो हमारी वाइफ तक ही सीमित था, वो भी 3 साल तक था जब तक कि वो थी, फिर वो रिजाइन कर दी, उसके बाद से मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। हम लोग काफी डिसइल्यूजन हो गए कि इस तरह के पॉलिटिक्स से। तो लेकिन हम लोग दीपक जी अभी बहुत इंटरेस्टिंग फेज बचा हुआ है, जिसमें पूरा सीमांचल, जिसमें पूरा बॉर्डर एरिया सब बचा हुआ है, और ये फेज वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये चुनाव का पैटर्न ऐसा है तो 14 तारीख पूरे दिन मतलब देश के लिए झकझोरने वाला होगा, अगर ऐसा हुआ तो। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत बड़ा अचरज हो जाएगा। अफजल साहब तमाम या पॉलिटिकल पंडित्स को नकार देंगे, और मेरे ख्याल से उनका जो विश्लेषण है, और उनके विश्लेषण की मैं कद्र करता हूं, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं, उनका जो विश्लेषण है वो बिल्कुल अलग है, लीग से हटकर है। और मुझे लगता है ओम प्रकाश जी कि अफजल साहब से हमको बात करनी पड़ेगी अब 14 तारीख को, और 14 तारीख को एक बार फिर से हम इनसे जुड़ेंगे और इनसे समझेंगे कि क्या हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या नहीं होना था, क्या होना था। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। अफजल साहब आप हमसे जुड़े, ओम प्रकाश आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आप सबका धन्यवाद भाई, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। और देख बाय।